भूमि का दुरुपयोग कर रहे हैं। अतः इस संबंध में फिर संज्ञान लेते हुए एक संयुक्त अभियान चलाया गया। हाँ, ये आज मकान तोड़े मौका नहीं दिया गया, हमारी झुग्गी झोपड़ी सब तोड़ दी गए, नहीं खाने दे रहे, जीना दुश्वार कर रखा है, हमारे बच्चों को निकाल निकाल के फेंक रहे, हमें निकाल निकाल के फेंक रहे। ये पर्ची हम 100 रुपए की डेली पर्ची कमाते हैं। बहुत साल हो गए, 40 साल हो गए, 40-50 भैया हमारा गड्ढा बुड्ढा मरी गया। 2-3 दिन खाने दे रहे, मौका नहीं दिया हमारे हटाने के लिए, चला दिया। टीवी के आदमी बीमार, छोटे छोटे हमारे बच्चे, हम अपने घर का पालन पोषण करते थे, अब हम गरीब महिलाएं कहाँ जाएं? और मुसलमानों को इतनी टाइम दे दिया कि उनको बढ़ावा दे दिया, हमारी हिंदुओं की क्यों टूटी? सुनिए, ये बताइए कि कितने समय से आप पर्चियाँ कटवा रही हैं? हमारे कम से कम यहाँ तक 6 साल हो गए पर्ची कटवाते हमें। मैं योगी जी से यही विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के प्लीज हमारी इस प्रार्थना को सुने। मुसलमान कौन है जो हमने काटी है, इनका हमें कोई नतीजा मिले। ये मुसलमान कौन है? नहीं तो हम एक आध योगी जी पे बिल्कुल बोल के जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी दास्तां लेकर आया हूं जो हमारी व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये खबर मेरी दोस्त सपना ने मुझ तक पहुंचाई है। आज गाड़ियां लोहारों को आम पब्लिक की बहुत जरूरत है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच। आगरा छावनी का नौलखा इलाका उस दिन सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि टूटते सपनों का कब्रिस्तान बन गया। रक्षा संपदा विभाग और छावनी परिषद की कार्रवाई ने उन गड़िया लोहारों की दुनिया उजाड़ दी जिनका इतिहास महाराणा प्रताप की वीरता से जुड़ा है, जिन्होंने कभी देश की आन के लिए महलों का त्याग किया था। आज उन्हें अपने ही वतन में 2 गज जमीन के लिए तरसाया जा रहा है। बुलडोजर सिर्फ मिट्टी की दीवारों पर नहीं चला, बल्कि उन बच्चों की किताबों और भविष्य पर भी चला जिनकी पढ़ाई अब इस मलबे के नीचे दब गई है। कल तक जो बच्चे स्कूल जाने का सपना देख रहे थे, आज वे खुले आसमान के नीचे अपने टूटे हुए खिलौने और बस्ते ढूंढ रहे हैं। इन परिवारों का सबसे बड़ा दर्द और हैरानी वो 50 और 60 रुपए की पर्चियां हैं जो हर महीने कटती थीं। पीड़ित लोगों का कहना है कि हर महीने विभाग या फौज से जुड़े लोग आकर ये पर्चियां काटते थे और पैसे लेते थे। इन गरीब परिवारों को इसी बात का भरोसा था कि जब वे नियमित रूप से पैसे दे रहे हैं तो वे सुरक्षित हैं। सबसे बड़ा सवाल तो स्थानीय सरकार और उन नेताओं पर है जो हर चुनाव में यहाँ आकर इन्हीं लोगों से वोट मांगते थे। क्या तब प्रशासन और स्थानीय विधायक को नहीं पता था कि ये लोग यहाँ रह रहे हैं? जब वोट चाहिए था तब ये लोग नागरिक थे, और आज जब घर बचाने की बारी आई तो इन्हें अतिक्रमण बता दिया गया। आज जब इनकी दुनिया उजड़ गई है तो वही नेता और रसूखदार लोग इनकी मदद के लिए आगे बढ़ने से कतरा रहे हैं। दर्द तब और गहरा हो जाता है जब एक माँ अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए सरकारी तंत्र के सामने बेबस होकर चीख पड़ती है। वो सामान जिसे पेट काट कर किश्तों पर खरीदा गया था और जिनकी किश्तें आज भी बाकी हैं, वो प्रशासन की सख्ती की भेंट कर गया। लोगों का साफ कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, उन्हें संभलने का एक मौका तक नहीं दिया गया। सरकार एक तरफ इन समुदायों को बसाने और मुख्य धारा से जोड़ने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इन उजड़े हुए चूल्हों में दिखाई देती है। क्या सरकार का ये फर्ज नहीं था कि इन परिवारों को सड़क पर फेंकने से पहले कहीं ठहरने की जगह दी जाती? जिन हाथों ने लोहा तपाकर देश की नींव मजबूत की, आज वही हाथ खाली हैं। आज नौलखा की इन सूनी रातों में उन बच्चों के आंसू पूछने वाला कोई नहीं है। हमारी सरकार से बस यही उम्मीद और मांग है कि इन बेघर हुए परिवारों को तुरंत रहने के लिए सुरक्षित जगह और जमीन दी जाए, ताकि ये देशभक्त कौम फिर से अपना सिर ढक सके। क्या विकास की रफ्तार इतनी बेरहम होनी चाहिए कि वोट लेने वाली सरकार ही गरीब की छत छीन ले और मदद के वक्त मुंह फेर ले? तो प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि हमें दुकान के लिए जगह दीजिए, रहने के लिए जगह दीजिए बस। हमारे को जगह चाहिए। बिल्कुल रोड पे नहीं चाहते हम।
अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है पिंकी, मैं इस दुकान को चलाती थी, अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी, फिर भी इन्होंने कहा कि आप भी लेट जाओ, मैं आपके ऊपर भी बिल्डोजर चला दूंगा। इनका ये न्याय है? बताइए आप। मन बता था, हर चीज तोड़ दी इन लोगों ने। हम लोग कहाँ जाए, आप हमें न्याय दीजिए बस। 150 रुपए घर कमा के ले जाते, फिर इन्होंने बिल्डोजर चला दिया। इतना महंगा